लाइव नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिस आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, टॉप कंटेंट और एग्जाम प्रिपेयर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, आईएएस है ना, या यहाँ पे पेट हो, एसएससी लेवल हो, या फिर यहाँ पे आपका सुपर टेट लेवल। ओके, इन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। सब्जेक्ट से ज्योग्राफी, इसमें टॉपिक है ऑल क्वेश्चन, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अनलिमिटेड क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कम होंगे। क्वेश्चन 3 से 4 या फिर 5 ही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेस्ट मेथड का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे पार्ट आपका ये 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं, चेक करके आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आप टाइटल देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, पेट, है ना, या फिर यहाँ पे अदर हमारा टीजीटी, पीजीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ड यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ से आपका एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन तो बनता है। जो धारा होती है ना, ये है ना, कौन सी गर्म धारा, कौन सी ठंडी धारा, है ना। भाई देखो, ये जो धाराएं होती है ना, जो चलती है, ये भी गर्म होती है, ठंडी होती है, तो ये सब आपकी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पे इनका भी विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है, क्योंकि यह ब्लैक क्या है। तो पहले तो याद कर लीजिए, तो जो आपकी गल्फ स्ट्रीम, देखो गल्फ स्ट्रीम कैसे याद कर सकते हैं, ये गर्म है तो गैस है, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बन गया, और गैस है यहाँ पे गर्म बन गया। तो भाई यहाँ पे याद रखना कि गर्म जो धारा है वो गैस है, तो गल्फ स्ट्रीम में गर्म जल धारा है ना। तो ये तो आपको याद हो गई। चलो देखते हैं, क्योंकि यह है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। हाँ, अब जो गल्फ स्ट्रीम रेखा है ये किस साइड चलती है, अंतभौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों के द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है इस सेशन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन के बारे में आपको और यहाँ पे सारी जो है फुल डिटेल्स मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप गेस्ट कीजिए। आई होप आपको यहाँ पे पता चले कि हाँ क्या हो सकता है। तो जो गल्फ स्ट्रीम, पहले तो आप देखिए हमारी जो ये धाराएं होती है ना, बहुत सारी होती है ना, जैसे लेब्राडोर धारा हुई, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये गल्फ स्ट्रीम धारा हुई, है ना, जेट हीट, तो बहुत सारी होती है हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती है ना। अब जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, आपने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब है ना, ग्लोब पृथ्वी। तो ग्लोब को जब हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं ना, एक तो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, एक नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो इनमें जो बीच में जो ये लाइन आपको यहाँ पे डिवाइड कर देती है इसको, ग्लोब को या पृथ्वी को, है ना, तो वही आपका भूमध्य रेखा होता है, या फिर उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर हम उसको 0 डिग्री लाइन रेखा कहते हैं। तो उसके निकट में ये उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो ये महासागरीय धारा है, तो ये भूमध्य रेखा के निकट में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, ओके, याद रखना है। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बन सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक्चुअल में एक गर्म महासागरीय धारा है, मैंने बताया ना, गैसे गल्फ है ना, और गैसे ही गर्म, तो ये तो हो गया। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है ना, तो एक्चुअल में ये भूमध्य रेखा के पास में गर्म पानी में उत्पन्न होता है। अब ये देखो, एक गर्म महासागरीय धारा क्यों है, क्योंकि भाई ये जो है आपका एक गर्म पानी में उत्पन्न होता है ना। कहाँ पे, गर्म पानी में, महासागर, सागर में क्या है, पानी तो है ना। तो भूमध्य रेखा के पास में गर्म पानी है, तो वहाँ से ही उत्पन्न होता है, विशेष रूप से मैक्सिको की खाड़ी में, और उत्तर की ओर बढ़ते हुए इस गर्मी को अपने साथ ले जाता है। और फिर ये क्या करता है, जो मैक्सिको देश है ना, मैक्सिको की जो खाड़ी है ना, यहाँ पर उत्तर की ओर बढ़ते हुए इस गर्मी को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये जैसा गर्म जल धारा है यहाँ पे, है ना, तो ये जहाँ भी जाएगी ना, वहाँ पे गर्म वातावरण ही तो करेगी। अब ये थोड़ा ही ना कि यहाँ कि भाई यहाँ पे ये ठंडे उस माहौल को ठंडा बना देगी, क्योंकि जब खुद ही गर्म है तो उसको भी गर्म ही करेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखना है ना, देखते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये यात्रा करती है ना, तो ये फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से
गर्मी को उत्तरी अटलांटिक में उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों की ओर पुनः वितरित करता है। जो ऊपर यहाँ पे जैसे ये हमारा ग्लोब है, एक मिनट आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। जैसा ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे बीच में लाइन है ना जो ये 0 डिग्री, यही यही तो है हमारी भूमध्य रेखा, है ना। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना। तो यहीं पे जो है हम फिर ऊपर जाते हैं और ऊपर यहाँ पे आपका जो है उत्तर अटलांटिक आता है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक यहाँ पे इधर इधर आता है, यहाँ पे 66.5 डिग्री पे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ना, तो फिर जहाँ जहाँ भी जाता है ना, सभी क्षेत्र को गर्म करता जाता है। क्या गर्म करता जाता है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नहीं, बल्कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए गल्फ स्ट्रीम इस गर्मी का परिवहन करती है ना। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नहीं, जबकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है ना, तब गल्फ स्ट्रीम जो यहाँ पे ये है आपकी धारा, ये तब गर्मी का परिवहन करती है, जिससे कि इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों की जलवायु नियंत्रित हो जाती है। अब देखो, पहले जैसे ये अप जाती है, ऐसे ऊपर जाती है तो गर्मी फैला के जाती है, जैसा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ऐसे नीचे भी जाते हैं उनके। अब देखो, कोई बंदा कहीं से गया, अब आप अपने घर से कोचिंग के लिए निकले, है ना, तो ये थोड़ा है ना कि आप कोचिंग के सेंटर पे बैठे रहोगे, तो कोचिंग के सेंटर से आप अपने घर भी तो आओगे ना। तो पहले तो जैसा आप यहाँ से गए, है ना, आप बहुत ही वो है, मतलब बहुत हीट वाले हैं, तो आप जहाँ भी जाओगे ना पूरा टेम्परेचर बढ़ाते हुए जा रहे हो। लेकिन फिर उधर से भी तो आओगे ना, तो तब उस टाइम आपका माहौल थोड़ा है, आप उस चीज़ को थोड़ा अपने नियंत्रित में रखोगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि ये फिर जब ध्रुवों की साइड से अपना भूमध्य रेखा की साइड में आती है ना, तो तब ये क्या करती है, तब ये उस क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जिन जिन क्षेत्रों को ये गर्म करके जाती है ना। तो आई होप आपको इस गल्फ स्ट्रीम, है ना, गल्फ स्ट्रीम जो गर्म महासागरीय धारा है, इसके बारे में फुल डिटेल्स यहाँ पे मिल गई होगी। अगर आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ट लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़ मुझे कि आपको ये कैसा लगा, है ना। आपको ये सारी नॉलेज लेनी है, नहीं लेनी है, या फिर सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर ही कराए, या फिर जो हम आपको ये ऑल डिटेल्स भी करा रहे हैं ये भी बेस्ट है, ये इनको भी कराए या नहीं, तो पहले आप बताएं हमको नीचे कमेंट में। तो ये यहाँ पे इसका हमारा करेक्ट आंसर था। और यहाँ आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। क्यों है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में गर्म पानी में उत्पन्न होती है, और फिर ये मैक्सिमो की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ते हुए गर्मी को अपने साथ ले जाती है। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हैं, और फिर आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है, और सुपर टेट में क्वेश्चन इस तरीके से तो बनता है कि जो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम धारा है, ये एक कैसी धारा है, गर्म जलधारा है या फिर ये आपकी जो है ठंडी, तो क्या है ये गर्म। चलिए नेक्स्ट सेकंड, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से ब्लैंक से बना है। तो पृथ्वी का जो कोर है वो मुख्य रूप से किससे बना है? तो ये निकिल और तांबा, निकिल और एल्यूमिनियम, निकिल और लोहा, निकिल और मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से ब्लैंक से बना है, तो पृथ्वी का जो कोर है वो किससे बना है? चलिए फिर हम आपको यहाँ पे फुल डिटेल में बताते हैं। तो हम बताते हैं आपको, जो पृथ्वी का कोर है ये मुख्य रूप से निकिल और लोहा से बना है। किस चीज़ से बना है? ये निकिल और लोहा से बना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए फिर यहाँ पे हम फुल डिटेल में देखते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर हमारा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स हैं, और हम बात करते हैं कोर की। एक्चुअल में फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोर है। पृथ्वी की सबसे, मैंने आपको पढ़ाए थे ना एक कोर मेंटल, है ना, और एक और वाली पढ़ाई थी मैंने, याद होगा। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? कोर है, जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी? 3500 किलोमीटर। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं। केंद्रीय कोर का ताप और दाब बहुत अधिक होता है। जो केंद्रीय कोर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है और दाब होता है, ये बहुत ही अधिक होता है। और मैंने बताया था कि ये यहाँ पे लगभग कितनी त्रिज्या में है? 3500 किलोमीटर की। जो आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो बाहरी कोर होता है ये तरल अवस्था में होता है। अब कोर टू टाइप्स के यहाँ पे होते हैं, एक तो आंतरिक कोर होता है, एक बाहरी कोर होता है। जो आंतरिक कोर होता है वो आपका ठोस अवस्था में होता है, जबकि जो बाहर वाला होता है वो तरल में होता है ना। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं यहाँ।
एक्चुअल में कोर लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या वाली सबसे भीतरी परत है और आंतरिक तथा बाहरी कोर में ये डिवाइड है आपके, है ना। आंतरिक जो कोर है ये 350 किलोमीटर के दायरे में मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है। सबसे भीतरी परत को निफे यानी कि निकल और एफी फेरस लोहा भी कहते हैं। तो आंतरिक कोर 350 किलोमीटर के दायरे में ये जो है निकिल और लोहे से बना है, और सबसे भीतरी परत को तो निफे, है ना। निफे यानी कि एनाइड निकिल होता है, और एफ ई फी का मतलब होता है फेरस, हम इसको ये भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना होता है ना। अब ये है क्या, है ना, कितने किलोमीटर में है ये आंतरिक, ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। आंतरिक कोर 1200, फिर ये 2300, और ये जो है ठोस अवस्था में होती है आंतरिक वाली, और ये नीचे यहाँ पे तरल अवस्था में होती है। और इसका जो होता है टेम्परेचर और दाब भी बहुत अधिक होता है ना। तो ये यहाँ पे जो आपकी है आंतरिक कोर, है ना, ये किस किस निकिल और लोहे से बनी होती है। और ये जो है फिर यहाँ पे इन्होंने इसके और अदर्स नाम भी बताए, इसको हम ये भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मध्य मंडल है, सौर मंडल है, आयन मंडल है, फिर समताप मंडल है। तो आइए हम इसको बिल्कुल फुल डिटेल में आपको समझाएंगे कि ये जो है क्या क्या होता है। तो इनमें से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत होती है जिसमें कि सभी मौसम घटित होते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये वायुमंडल है इसमें कितनी परत होती है। तो टोटल हमारे वायुमंडल में 5 परत होती है। सबसे पहली परत यहाँ पे सौरमंडल होती है। दूसरी परत हमारे यहाँ पे कौन सी होती है? दूसरी परत हमारे यहाँ पे समताप मंडल होती है। थर्ड परत हमारे यहाँ पे जो है मध्य मंडल होती है। फिर हमारे यहाँ पे आयन मंडल होती है, और फिर क्या होता है, बाह्य मंडल होता है। ओके, तो टोटल कितनी हुई यहाँ पे? 5 हुई। तो पूछा है कि पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम वाली कौन सी है? सौरमंडल है, सेकंड वाली है आपकी, है ना। तो इसमें जो है सभी मौसम घटित होते हैं, सभी मौसम घटनाएं जो होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बारिश आना, है ना, और तूफान आना, आंधी तूफान आना, बारिश का आना, बिजली का गरजना, है ना, ओलावृष्टि, अब जैसा सर्दी पड़ेगी तो धुंध वगैरह, है ना, ओले पड़ने बारिश में, है ना। तो ये सभी जो भी यहाँ पे घटनाएं होती हैं ये सारी आपकी सौरमंडल में ही होती है, जो कि पृथ्वी की सबसे निकटतम परत यहाँ पे मानी जाती है। और ये मिनिमम 14 से 15 किलोमीटर के अबो होती है, 14 से 15 किलोमीटर के अबो होती है। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सौरमंडल बनेगा। तो आइए फिर हम देखते हैं बिल्कुल फुल डिटेल से पाँचों की पाँचों परत के बारे में अच्छे से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सौरमंडल है। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो पहले तो सौरमंडल के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जान लेते हैं। चलो, पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सौरमंडल ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जिसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना, कि वो कौन सी परत है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो सौरमंडल है। और सौरमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है ना। तो ये जो है वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, और इसमें उष्णकटिबंधीय परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसमें वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 75% भाग होता है। इसमें वायुमंडल में, है ना, वायु का कितना होता है? लगभग 75% भाग होता है। और फिर यहाँ पे टेम्परेचर भिन्नता के अकॉर्डिंग हमारे वायुमंडल को हम यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा परतों में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे 5 परतों में इनको डिवाइड किया है। आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल के बिल्कुल हम सीरियल वाइज यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम सौरमंडल को ही देखने वाले हैं कि सौरमंडल होता क्या है, आखिरकार सौरमंडल है क्या। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक, है ना, कहीं कहीं पे गलत दिए कहीं कहीं पे गलत दिए हुए रहते हैं, है ना, अलग अलग देकर रखते हैं सब, है ना, लेकिन ये 14 से 15 किलोमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान घटता रहता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊंचाई, है ना,
ऊंचा इसके मतलब जैसे जैसे यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती रहती है, इसके साथ साथ में जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान, वो घटता रहता है। हम मनुष्य सौरमंडल में रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? हम सौरमंडल में रहते हैं। और लगभग सभी मौसम इस सबसे निचली परत में ही घटित होते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा बादल भी दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एक यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ पे है? ऑक्सीजन जो गैस होती है सबसे ज़्यादा वो यहीं पे है, आपकी सौरमंडल में। और ये सौरमंडल बिल्कुल पृथ्वी के एकदम जस्ट एकदम इनसे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि इसके बहुत करीब है ये सौरमंडल। जो हमारी पृथ्वी है बिल्कुल इसके थोड़ा ऊपर जाओ सौरमंडल आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाओ फिर समताप मंडल आएगा। चलिए अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे है समताप मंडल। समताप मंडल ये सतह से 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर तक, है ना। यहाँ पर ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में तापमान भी बढ़ता जाता है। फिर जैसे आप समताप मंडल में बढ़ते हैं समताप मंडल में, तो समताप मंडल में बढ़ने से, है ना, यहाँ पे जो पहले तो याद रखना है कि कितने किलोमीटर तक है, 10 से 50 किलोमीटर तक। चलो भाई देख लिया हमने इसको। और फिर जैसे जैसे हम यहाँ पे समताप मंडल में और आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो फिर टेम्परेचर में वृद्धि होती जाएगी। तो सौरमंडल में तो कम हो रही थी, लेकिन समताप मंडल में वृद्धि बढ़ती जाएगी, किसकी? टेम्परेचर की। फिर यहाँ पे ओजोन परत की बात हुई है। ये ओजोन गैस ये है क्या? एक्चुअल में ओजोन गैस एक हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करने में सक्षम होता है। ये यहाँ पे 3 किरण को डिवाइड करती है, एक तो यू ए, एक यू बी, एक यू यहाँ पे सी, है ना। तो ये वी मान लीजिए यहाँ पे, चलो इसको हम वी मान लीजिए, फिर हम तो सी मानते हैं इसको, वैसे आप ही मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो ए ये तो सबसे बेस्ट होती है, जो ए वाली होती है ना, बेस्ट होती है। अगर ये पृथ्वी पर आ भी जाती है ना तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है पृथ्वी को। जो बी होते हैं ना, ये फसलों को, है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और जो ये होते हैं ना पशु, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे हानिकारक सिद्ध करती है इनके लिए। लेकिन जो ये यूवी है या फिर यूसी वाली है, ये तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर ये नीचे धरती पे आ जाएगी ना तो इससे बहुत यहाँ पे बीमारी हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से ये सबसे हानिकारक है। और ओजोन परत, जो प्राबैंगनी किरणें आपने सुनी होगी, प्राबैंगनी किरणें, है ना, उनसे ये हमारी रक्षा भी करती है। तो इसलिए पृथ्वी का रक्षा कवच ओजोन गैस को ही कहते हैं। अच्छा, इन क्षेत्र में सभी हवाई जहाज भी उड़ते हैं क्योंकि उच्च तापमान के कारण निम्न वायुमंडलीय विक्षोभ होता है और इसलिए आसान, ठीक है, यहाँ पे होता है उड़ाने। तो मैं आपको बता दूँ, जो ये आप उड़ाते हैं ना, ये एरोप्लेन वगैरह, ये किस मंडल में उड़ते हैं, सेट होते हैं? समताप मंडल, क्योंकि इसके उससे ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है समताप यानी कि समान ताप। अब अगर कहीं पे समान ताप है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कुछ है, तो फिर क्या आपके एरोप्लेन सही अच्छे तरीके से उड़ पाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ये टेम्परेचर है इक्वल है ना, बिल्कुल एक समान है। इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन की जो क्षमता होती है वो उड़ने में सक्षम होती है और बेस्ट होती है। फिर मैंने बताया था आपको मध्यमंडल, जो मध्यमंडल होती है ना, सबसे ठंडी परत होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे ठंडी परत किस परत को कहते हैं, वो है मध्यमंडल। ये 50 किलोमीटर से ऊपर 85 तक होते हैं। यहाँ भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में टेम्परेचर कम होता जाता है, यहाँ पे भी कम तो होगा ही क्योंकि ये बहुत ही ठंडी परत है। और जो अधिकांश उल्का मध्य मंडल होते हैं ना, ये वो यहीं पे चलते हैं। मैं बता दूँ आपको, कभी आसमान में आपने देखा होगा, जैसे आप नाइट में हैं छत पे, तो आप देखते हैं कि तारा टिमटिमाता हुआ दिखता होगा आपको, और फिर वो टूटता हुआ दिखता होगा, तारा टूटता हुआ तारा। तो जो टूटता हुआ तारा होता है ना, वो मध्य मंडल में आपको, वो होते हैं उल्का पिंड, छोटे छोटे उल्का पिंड। वो जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करता है ना, वो तुरंत जाके आग पकड़ लेता है और फिर वो नीचे ऐसे आग पकड़ के फिर वो खुद से ही गायब हो जाता है। और हम आम आम जो यहाँ पे बंदे होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं कि देखो टूटता हुआ तारा, कि वो देखा हमने तो आज टूटता हुआ तारा, तो वो आपका यही होता है, वो मध्य मंडल में हमको दिखाई देता है। ओके, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये है। आइए फिर हम देखते हैं आयन मंडल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। वहीमंडल के बारे में तो यहाँ पे नहीं लिया, कोई नहीं, 4 ऑप्शंस तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए। जो वहीमंडल होता है वो एविरल होता है, उसमें इतनी कोई यहाँ पे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आयन मंडल में आपको बता दूं, ये जो है आयन मंडल, ये आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिट वाला होता है। सबसे ज़्यादा जो गर्म यहाँ पे परत होती है वो आयन मंडल ही होती है। और ये 85 किलोमीटर से ऊंचाई इसकी बढ़ती जाती है फिर, है ना। और यहाँ पे इसको हम तापमंडल परत भी कहते हैं। और आयन मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल के कुछ हिस्सों में क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस थे ये वाले आपके मध्यमंडल, सौरमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल,
है ना। सौरमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ये चारों ही परत इनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आपको बहुत ही बेस्ट ये सेशन लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो देखो, मैंने बताया था ना कि थोड़ा पढ़ाऊँगी लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे। तो हम यहीं पे अब अपने जो है वाणी को विराम देते हैं। आई होप आपको बहुत बेस्ट ये सेशन लगा होगा। अगर ये बेस्ट आपको यहाँ पे सेशन लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि हमने कैसा पढ़ा है। और आपको ये यहाँ पे सारी जो हमने आपको ये दी है एक्स्ट्रा की नॉलेज, ये आपको चाहिए या फिर सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।